हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर में वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपीआर बिनर टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन बी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में दोस्तों आज मेरा 34 पार्ट है। इसके अलावा हम 33 पार्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप हमारे अभी तक 33 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे यूपीआर बिनल इसरो DRDO DMRC के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपको 33 वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अभी तक के सारे वीडियो पसंद आए हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक किया करें, उसके बाद शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज में आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों कल मैंने जो नेक्स्ट वीडियो बनाई थी इसके पहले वाली वो इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 1 था, आज इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 3 पार्ट 4, जब तक इंस्ट्रूमेंट समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो पिछले 5 वर्षों में लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट का ही आता है यूपीआर बिनल टेक्नीशियन ग्रेड 2 में। ठीक है, क्योंकि पोस्ट इंस्ट्रूमेंट की है तो इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत इंस्ट्रूमेंट के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सब इस लॉकडाउन के माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में आप वीडियो को देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा देखें, दोबारा नहीं आता तो दोबारा देखें, लेकिन इन क्वेश्चन को आप रटने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा टाइम में लेते हुए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है द मोस्ट इफिशिएंट फॉर्म ऑफ डैम्पिंग एम्प्लॉयड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज। ठीक है, विद्युत उपयंत्रों में सबसे ज़्यादा उपयोगी डैम्पिंग कौन सी होती है। ठीक है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है या फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है या एडी करंट डैम्पिंग है या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों अगर हम डैम्पिंग की बात करते हैं तो हमारी जो एडी करंट डैम्पिंग होती है जिसे बोलते हैं भंवर धारा डैम्पिंग। ठीक है, तो एडी करंट डैम्पिंग हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है एडी करंट डैम्पिंग का। एक क्वेश्चन में दोस्तों कई बार आया एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो विद्युत उपयंत्रों में सबसे ज़्यादा उपयोगी डैम्पिंग कौन सी होती है, तो हमारी एडी करंट डैम्पिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वोल्ट मीटर का उपयोग कर थर्मोकपल क्या मापता है। जो हमारा थर्मोकपल होता है, अगर हम किसी वोल्ट मीटर के माध्यम से हम क्या माप सकते हैं थर्मोकपल के द्वारा। RMS मानता है या हाईएस्ट मान मापता है, हाईएस्ट वैल्यू, या एवरेज मान मतलब औसत मान। ठीक है, या हायर टू, ठीक है, उच्च से उच्च मान, हायर टू हायर वैल्यू। ठीक है, तो क्या मापता है हमारा जो हमारा थर्मोकपल होता है दोस्तों, वो हमारा क्या मापता है RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो हमारा जो थर्मोकपल होता है वो RMS वैल्यू मापता है। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन को आप डायरेक्टली रटना है। हमने बताया कि इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रटने के लिए ही मिलेंगे। जो न्यूमेरिकल मिलेगा, न्यूमेरिकल बहुत कम आता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल आएगा सिंपल न्यूमेरिकल हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ओम मीटर होता है। ओम मीटर क्या होता है, घूमने वाला लोहे का यंत्र होता है, घूमने वाले तार का यंत्र होता है, या वर्किंग स्ट्रेस विधि पर है, या गर्म तार का मीटर होता है। दोस्तों जो हमारा ओम मीटर होता है वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, घूमने वाले तार का यंत्र होता है। ठीक है, जो हमारा ये ओम मीटर होता है घूमने वाले तार का यंत्र होता है। ओम मीटर को हम जानते हैं, ओम मीटर का हम प्रयोग किस लिए करते हैं, रजिस्टेंस मापने के लिए। ठीक है, तो रजिस्टेंस मापने के लिए हम ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। ये हमारा PMMC के सिद्धांत पर काम करता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैम्पिंग फोर्स एक्ट ऑन द मूविंग सिस्टम ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ओनली व्हेन इट इज। ठीक है, केवल एक संकेतक के रूप में डैम्पिंग बल चल प्रणाली का काम करता है जब यह होता है मूविंग होता है, या स्टेशनरी मतलब स्थिर होता है, या नियर इट्स फुल डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जस्ट स्टार्टिंग टू मूव मतलब तुरंत चलने के लिए
बाद घूमने के लिए स्टार्ट रहता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, इसमें ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी, नियर इट्स फुल डिफ्लेक्शन। ठीक है, फुल विक्षेपण के नज़दीक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैम्पिंग ऑफ डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट इज डन टू। ठीक है, विक्षेपक प्रकार के उपकरण में डैम्पिंग करने के लिए किया जाता है रिड्यूस द ऑक्सीलेशन ऑफ द पॉइंटर इन द फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन, या मेक द मूविंग सिस्टम स्लो, चलित पद्धति को धीमा करना, या मेक द मूविंग सिस्टम फास्ट, चलित पद्धति को तेज करना, या रिड्यूस द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा संकेत में अंतिम स्थिति में कंपन को कम करना। ठीक है, तो जो हमारा डैम्पिंग ऑफ डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है, रिड्यूस द ऑक्सीलेशन ऑफ द पॉइंटर इन द फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, संकेतक में अंतिम स्थिति में कंपन को कम करना। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल फीचर इज पास्ड बाय एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। एक सांकेतिक यंत्र में कौन सी आवश्यक विशेषताएं होती हैं? डिफ्लेक्टिंग डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस, या डैम्पिंग डिवाइस। डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग डिवाइस। दोस्तों इसमें पहले मैंने बताया था, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा कोई मीटर है। ठीक है, इसमें हमारा पॉइंटर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंटर में हमारे दो प्रकार के फोर्स लगते हैं। पहला तो हमारा पॉइंटर को मूव कराने के लिए क्या होता है, वो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है। ठीक है, फिर इस मूविंग को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, कंट्रोलिंग टार्क टीसी होता है। इन दोनों के बीच में एक कार्य करता है हमारा डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या करता है, इसके ऑक्सीलेशन को, ठीक है, जो हमारा इसमें कंपन होता है उस कंपन को ब्रेक करने के लिए या ऑक्सीलेशन को ब्रेक करने के लिए हम डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डैम्पिंग डिवाइस का। तो ये तीनों चीज़ें डैम्पिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, डैम्पिंग, कंट्रोलिंग एंड डिफ्लेक्टिंग, ये तीनों प्रकार की डिवाइसों का हम मतलब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग डिवाइस। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए थर्मोकपल एलिमेंट हीट एनर्जी ट्रांसफर टू द हॉट जंक्शन इज कन्वर्टेड बैक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय। ठीक है, किसी थर्मोकपल तत्व में गर्म जंक्शन को दी गई ऊर्जा या उष्मित ऊर्जा वापस वैद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होती है? जॉनसन इफेक्ट से, या सी बैक इफेक्ट से, या हॉल इफेक्ट से, या फैराडे इफेक्ट से। तो हम जानते हैं दोस्तों जो हमारा थर्मोकपल होता है वो सी बैक के प्रभाव पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा थर्मोकपल होता है दोस्तों वह एसी और डीसी दोनों मापता है। ठीक है, एसी और डीसी ये दोनों मापता है हमारा थर्मोकपल। तो थर्मोकपल जो होता है हमारा वो सी बैक के इफेक्ट पर या सी बैक प्रभाव पर कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में आता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। थर्मोकपल से डायरेक्टली पूछ लेता है थर्मोकपल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो थर्मोकपल हमारा सी बैक इफेक्ट पर कार्य करता है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 300 वोल्ट फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्ट मीटर जिसकी एक्यूरेसी है ±1% द्वारा 222 वोल्ट पढ़ने पर एक्चुअल वोल्टेज क्या होगा? ठीक है, तो 300 वोल्टेज का फुल स्केल है, तो 300 का अगर एक्यूरेसी पर 1% है, 1% हम निकालते हैं, तो 1% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा 3 वोल्ट हो गया, लेकिन जो हम एक्चुअल माप कर रहे हैं वो 222 वोल्ट है। ठीक है, अब इस 222 पर का हम एक्यूरेसी को अप्लाई करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, 222 में से अगर हम, ठीक है, 3 को माइनस करते हैं, क्योंकि देखो ±1% है तो +3 में जाएगा और -3 में जाएगा। तो अगर 222 में से हम 3 को डिवाइड करें, मतलब निगेटिव करेंगे, तो हो जाएगा 9 3 12 219। ठीक है, अगर 222 में हम 3 ऐड करेंगे तो 225। तो इसकी जो एक्यूरेसी बनेगी क्या बनेगी हमारी, 219 से 225 के बीच में ये लाइज करेगी। ठीक है, लाइज बिटवीन 219 एंड 225 से वोल्ट। तो 219 से 225 के वोल्ट के बीच में क्या करेगा, ये वेरी करेगा। ठीक है,
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है दोस्तों, आप स्टेटमेंट देख के मत भागा करें, ठीक है, कि बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है कैसे आएगा। वो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बस क्वेश्चन को पढ़कर समझने की ज़रूरत होती है। इंस्ट्रूमेंट में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उनके स्टेटमेंट बड़े बड़े मिलेंगे, ठीक है, बड़े स्टेटमेंट मिलेंगे, लेकिन उनको जो लगता है जो सॉल्व होता है न्यूमेरिकल बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट देख के मत भागा करें, उसे क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आसानी से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट। व्हेन चेक्ड विद एन ओम मीटर एंड ओपन रजिस्टर रीड, ठीक है, जब एक ओम मीटर से जांचा जाता है तो एक खुला प्रतिरोधक में संख्या दिखती है। इनफाइनाइट दिखेगी, जीरो दिखेगी, लो बट नॉट जीरो, हाई बट नॉट इनफाइनाइट। दोस्तों अगर कोई सर्किट हमारी ओपन है या कोई रेजिस्टेंस हमारा ओपन है, ठीक है, अगर उसको हम ओम मीटर से मापते हैं तो क्या दिखाई देगा वो, अगर इसको हम ओम मीटर से मापते हैं तो हमको क्या दिखाई देगा, इनफाइनाइट दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम एक प्रूफ को यहाँ रखते हैं दूसरी प्रूफ को यहाँ रखते हैं तो हमसे मापेंगे तो हमको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, ठीक है, बहुत अधिक वैल्यू या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्यूरेट अमीटर मस्ट हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ, किसी सटीक अमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए वेरी लो वैल्यू का, लो वैल्यू का, या हाई वैल्यू का, या वेरी हाई वैल्यू का। तो दोस्तों जो हमारा अमीटर होता है, वैसे अगर हम आइडियल की बात करेंगे तो जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आइडियल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेरी लो वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम जानते हैं कि अमीटर को क्या करते हैं कि अमीटर को हमेशा हम सर्किट के सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। जो हमारा विद्युत परिपथ होता है उस विद्युत परिपथ की हम सीरीज में हम अमीटर को कनेक्ट करके उसकी करंट को हम मापते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारा वोल्ट मीटर होता तो वोल्ट मीटर क्या होता है कि आइडियल केस में उसका रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल केस में या प्रैक्टिकल केस में उसका वेरी हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, ठीक है। हमें वोल्ट मीटर केस में वेरी हाई होगी। हम जानते हैं वोल्ट मीटर को कहाँ आप लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा हम वैद्युत सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछा जाता है, इन चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। वो पूछेगा आपको कि अमीटर का रेजिस्टेंस आइडियल केस में कितना होता है, तो अमीटर का रेजिस्टेंस आइडियल केस में जीरो होगा। अमीटर का वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आइडियल केस में क्या होगा, तो वोल्ट मीटर का आइडियल केस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। वो कभी कभी पूछता है कि अमीटर को हम कैसे लगाते हैं, तो अमीटर को हम वैद्युत परिपथ की श्रेणी में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को हम कैसे लगाते हैं, वोल्ट मीटर को वैद्युत परिपथ के मतलब पैरेलल या समांतर में लगाते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट में से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है। हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इस 4 पॉइंट से आपको जरूर मिलेगा, तो इस चारों पॉइंट को आपको याद रखना है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मल्टीप्लायर एंड द मीटर कॉइल इन ए वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन, वोल्ट मीटर में गुणक तथा मीटर कुंडली इस प्रकार जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं या पैरेलल में जुड़े होते हैं, या सीरीज पैरेलल में जुड़े होते हैं, या नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन उसमें नहीं होता है। दोस्तों क्या होता है, ये हमारा श्रेणी में जुड़ा होता है या सीरीज में जुड़ा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कोई LMR से जेई में आया था दोस्तों, तो इसी तरह सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी क्रम में देखते हैं। एन अमीटर इज ए, अमीटर क्या होता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है, या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है, या रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो अमीटर हमारा क्या होता है दोस्तों, अमीटर हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट इज ए अमीटर, अमीटर हमारा क्या होता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रट लीजिएगा, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजरिंग रेंज ऑफ ए वोल्ट मीटर कैन बी स्टैंडर्ड बाई यूजिंग, ठीक है, किसका हम प्रयोग करके वोल्ट मीटर के मापक रेंज को बढ़ाया जा सकता है। हाई शंट रेजिस्टेंस, या हाई सीरीज रेजिस्टेंस, या लो शंट रेजिस्टेंस, या लो सीरीज रेजिस्टेंस। तो हम वोल्ट मीटर की अगर हमको रेंज बढ़ाना है दोस्तों, तो उसमें हम सीरीज में अगर हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देते हैं तो उसके वोल्टेज को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो हमको अगर वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है तो रेंज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को अगर हम ऐड कर लेते हैं सीरीज में,
तो उसका क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर की रेंज, हमारी मापक रेंज, जो मापने की जो रेंज होती है उसकी, वो रेंज बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वोल्ट मीटर का उपयोग कर थर्मोकपल क्या मापता है? आरएमएस मान, उच्चतम मान, औसत मान या उच्च से उच्च मान। दोस्तों हमारा वोल्ट मीटर का प्रयोग करके थर्मोकपल क्या मापता है? आरएमएस वैल्यू मापता है। ठीक है, रेड मेन स्क्वायर वैल्यू। जो कंपोनेंट हमारे एसी कंपोनेंट होते हैं, जो एसी को मापते हैं, वो हमारे रूट मीन स्क्वायर में ही मापा जाता है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ही मापते हैं। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल दिष्ट धारा के मापन के लिए निम्न में से कौन सा मीटर या उपकरण उपयुक्त है? डीसी करंट को मापने के लिए। ठीक है, डीसी धारा को मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? चल लोह प्रकार, मूविंग कॉइल प्रकार। ठीक है, या मूविंग कॉइल मतलब दोस्तों मूविंग कॉइल आयरन टाइप का, या अस्थाई चुंबक प्रकार परमानेंट मैग्नेट टाइप का, या इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का मतलब विद्युत गतिक प्रकार का, या उष्ण तार प्रकार का। ठीक है, तो दोस्तों जो हम डीसी मापते हैं, डीसी हम जानते हैं पीएमएमसी होता है हमारा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट टाइप जो होता है हमारा, अस्थाई चुंबक प्रकार होता है, ये हमारा ओनली डीसी मापता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, जहाँ तक आपको यूपी आभरण में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसके पूछे जाने की प्रायिकता जो होती है 99.9% होती है। इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसकी पूछने जाने की प्रायिकता 99.9% होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो डीसी के लिए क्या मापते हैं हम? केवल डीसी के लिए हम स्थायी चुंबक प्रकार का या परमानेंट मैग्नेट टाइप का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों, एक परिशुद्ध मीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए। ठीक है, उच्च होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, बहुत निम्न होना चाहिए, बहुत उच्च होना चाहिए। दोस्तों एमीटर की बात करेंगे हम, तो एमीटर का रजिस्टेंस क्या होगा? वेरी लो होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? वेरी लो, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धारा मापी को एक वोल्ट मापी में डॉट डॉट द्वारा परिवर्तित किया जाता है। गैल्वेनोमीटर से श्रेणी में उच्च प्रतिरोधकता जोड़ने पर, गैल्वेनोमीटर के पार्श्व में निम्न प्रतिरोधकता जोड़ने पर, गैल्वेनोमीटर की कुंडली के फेरों की संख्या को बढ़ाने पर, या गैल्वेनोमीटर की कुंडली के फेरों की संख्या को कम करने पर। दोस्तों देखिए क्या है कि करंट मापी को हमको वोल्ट मापी में चेंज करना है। जब हम करंट मापी को वोल्ट मापी में चेंज करते हैं तो जानते हैं करंट मापी का रेजिस्टेंस लो होता है, लेकिन जो हमारा वोल्ट मापी होता है उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो हम गैल्वेनोमीटर के अगर श्रेणी में हम हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा कि वो हमारा एज ए वोल्ट मीटर की तरह माप कार्य करने लगेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? वो वोल्ट मापी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर। ठीक है, यदि हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारा वोल्ट मापी की तरह कार्य करने लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A 100 microampere emitter has an internal resistance of 100 ohm for extending its range to measure 500 microampere, then shunt resistance required है। दोस्तों उसका मीटर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, करंट दी है, मेजर करंट दी गई है, हमको शंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है हम लिख देते हैं। होता है हमारा आर एस एच इक्वल टू होता है आर एम अपान एम माइनस वन। ठीक है, तो हमारा एम क्या है? मीटर गुणांक है। तो मीटर गुणांक हम ज्ञात करते हैं। पहले मीटर गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, तो उसका फार्मूला क्या होता है इसको हम दिखा देते हैं आपको। मीटर गुणांक का फार्मूला एम इक्वल टू हो जाएगा आई अपान आई एम। ठीक है, आई अपान आई एम। तो आई करंट हमारे कितना दी थी दोस्तों? करंट हमारी दी थी 100। ठीक है, करंट जो हमने करंट और मीटर मतलब कि जो मीटर करंट दी गई है, फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 माइक्रोएम्पियर मीटर करंट, मतलब कि मीटर करंट जो है हमारी मीटर करंट है 100 माइक्रोएम्पियर, और उसके बाद में परास की जो रेंज हमने ज्ञात की है करंट क्या है 500 माइक्रोएम्पियर। तो इसको हम ऐसे ज्ञात करेंगे तो एम इक्वल टू हो जाएगा 500 माइक्रोएम्पियर अपान 100 माइक्रोएम्पियर, जो कि हमारी मीटर रेजिस्टेंस की करंट है। ठीक है, मीटर करंट है। तो माइक्रोएम्पियर कट गया, 0000 कट गया, एम का मान हमारा कितना आ गया? एम का मान हमारा 5 आ गया। और उसके बाद हमारा जो मीटर रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर एम इक्वल टू दिया हुआ है 100।
ठीक है। 100 ओम दिया हुआ है, आर एम इक्वल टू, तो आर एम इक्वल टू हमारा 100 दिया हुआ है, तो हम आर एस ज्ञात करेंगे शन रजिस्टेंस, आर एस इक्वल टू वही हमारा फार्मूला है आर एम अपान एम -1। तो आर एम वैल्यू हमारी दी गई है 100, एम का मान ज्ञात किए हैं 5 आया, 5 - 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो 100 को अगर 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 ओम आ जाएगा हमारा शंट रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसे आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो इसे फिर से देखिए, लेकिन इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस पे आपको जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शंट रेजिस्टेंस फार्मूला हम फिर से लिख देते हैं, आर एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा आर एम अपान एम -1। तो ये हमारा क्या है, मीटर गुणांक है। मीटर गुणांक हमारा कैसे ज्ञात करते हैं, एम इक्वल टू हम ज्ञात करते हैं आई अपान आई एम। ठीक है, जो हमारी करंट के रेंज होगी, जो हम करंट वैल्यू ज्ञात करेंगे अपान जो मीटर करंट दी गई वो। ठीक है, तो ऐसे ज्ञात कर लेंगे। हमको मीटर रेजिस्टेंस दिया रहेगा, कभी कभी हमको शंट रेजिस्टेंस दिया रहता है, मीटर रेजिस्टेंस ज्ञात करना होता है, तो ऐसे आप मीटर रेजिस्टेंस भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको 100% आना ही चाहिए, क्योंकि इसकी प्रायिकता पूछे जाने की बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम भी एग्जाम देते रहते हैं दोस्तों, तो हमको एक क्वेश्चन बहुत बार मिला होगा एग्जाम में। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको भी अगर मिलेगा तो आप इसे कर लेंगे। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू ए डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट एज, एक नल टाइप इंस्ट्रूमेंट की तुलना करनी है कंपेयर टाइप के इंस्ट्रूमेंट की, मतलब डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट से। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक हायर कैपेसिटी होती है, लोअर सेंसिटिविटी होती है, फास्टर रिस्पांस होता है, या ऑल ऑफ दीज होती है। तो ये जो डिफ्लेक्टिंग प्रकार के यंत्र की तुलना हम जो है एक नल टाइप यंत्र से करते हैं, तो उसमें क्या होती है दोस्तों कि हाई एक्यूरेसी होती है। ठीक है, तो उसकी क्षमता क्या होती है, डिफ्लेक्टिंग टाइप के यंत्र की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज फ्लक्स मीटर, एक गतिमान कुंडली या स्थायी कुंडली उपकरण का उपयोग एक फ्लक्स मीटर के रूप में किस तरह किया जा सकता है। बाई यूजिंग ए लो रेजिस्टेंस शंट, बाई एलिमिनेटिंग द कंट्रोल स्प्रिंग, बाई यूजिंग ए हाई सीरीज रेजिस्टेंस, या बाई मेकिंग कंट्रोल स्प्रिंग ऑफ लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्टिया, अधिक जड़त्व घोड़ की नियंत्रण स्प्रिंग बनाकर। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में है, बाई एलिमिनेटिंग दी कंट्रोल स्प्रिंग। तो नियंत्रण स्प्रिंग को हटाकर हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी ने हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन दी डीसी वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पोलरिटी रिवर्स, यदि डीसी वोल्ट मीटर की पोलरिटी को हम उल्टा कर देते हैं तो क्या होगा, तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट अप स्केल, पॉइंटर आगे की ओर बढ़ेगा, या दी पॉइंटर डिफ्लेक्टेड डाउन स्केल, पॉइंटर नीचे की ओर, मतलब नीचे की ओर डाउन स्केल की तरफ जाएगा। ठीक है, या सूचक स्थिर रहेगा, दी पॉइंटर रिमेन्स स्टेशनरी, या ऑप्शन नंबर डी नाम में से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों यदि हम जो है डीसी वोल्ट मीटर की हम जब रिवर्स कर देंगे उसकी स्पीड, तो रिवर्स करने पर क्या होगा, जो उसका पॉइंटर होगा वो नीचे की तरफ या डाउन स्केल की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीटर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड इन, देखो दोस्तों मैं कह रहा था ना कि अमीटर का जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, बहुत पूछा जाता है ना। देखो यहाँ पे आ ही गया, अमीटर आर ऑलवेज कनेक्टेड इन, अमीटर हमेशा किस में जुड़ा होता है, सीरीज में, पैरेलल में, या इधर, या कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, हमने बताया था कि अमीटर जो होता है हमारा वो हमेशा सीरीज में जुड़ा होता है, वोल्ट मीटर जो होता है वो हमारा पैरेलल में जुड़ा होता है। उसके अमीटर की रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। ये चारों पॉइंट में से दोस्तों आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको रखना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ा होता है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। PMMC इज यूज्ड फॉर, PMMC या DRC वाल्व बोलते हैं इसी को, के लिए उपयोग किया जाता है। तो PMMC मैंने बताया था, परमानेंट मैग्नेटिक कॉइल किस लिए यूज किया जाता है, ओनली DC वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, AC करंट के लिए नहीं, AC वोल्टेज के लिए नहीं, ऑल ऑफ दिस के लिए नहीं, ओनली DC वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो DC वोल्टेज या करंट जो होती है उसी के लिए हम प्रयोग करते हैं PMMC मीटर का, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का हम प्रयोग DC वोल्टेज के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.6 ओम, मीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.6 ओम, एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऐड दिया हुआ है 0.1 एम्पियर,
ठीक है। इसकी करंट दी गई 0.1 एम्पियर मीटर करंट। इसके अलावा टू कन्वर्ट इनटू एन अमीटर, अमीटर की जो रेंज दी गई है 0.15, मतलब आई की मान दिया हुआ है 15 एम्पियर। द रजिस्टेंस ऑफ शंट शुड बी, शंट रजिस्टेंस ज्ञात करना है दोस्तों। शंट रजिस्टेंस फार्मूला हमने बताया था भी, आर इक्वल टू क्या होता है, आर एम अपान एम माइनस 1। तो हमको आर एम का मान दिया हुआ है 0.6 ओम, ठीक है। एम का मान हम ज्ञात करते हैं, तो इसको ज्ञात करने का तरीका बता देते हैं आपको। तो एम का मान हमारा ज्ञात करेंगे, तो एम का मान क्या, आई का मान दिया हो 0 से लेकर 15 एम्पियर में, तो मतलब आई का मान हो गया हमारा 15 एम्पियर, और मीटर करंट दी गई है 0.1 एम्पियर। तो 0.1, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा। तो एम का मान हमारा कितना आ गया, एम का मान हमारा 150 आ गया, ठीक है। तो एम का मान 150 आ गया, आर एम का मान दिया हुआ है, तो आर एस का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ऐसे इसको हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा आर एस इक्वल टू एम, आर एम अपान एम माइनस 1। तो आर एम का मान है 0.6 ओम, अपान एम का मान आ गया 150 माइनस 1। तो 0.6 अपान 149, अगर पॉइंट ऊपर से हटाएंगे तो हमारा आर एस इक्वल टू हो जाएगा 6 अपान 1490। अब इसको अगर हम 6 को 1490 से अगर हम भाग देंगे तो हमारा लगभग जाएगा कितना, इसका पॉइंट पहले 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, तब तो जाएगा ही। तो 0 0 14 छंग 84, जो कि 6 बार नहीं जाएगा, 14 त्रिक 42, 14 चौको 56, तो 4 बार जाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं, जो 0.4 कहीं मिल जाए तो समझ लीजिए सही है। 0.01 पॉइंट, हाँ देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0.004। दोस्तों ऐसे ही टाइम कुछ सेव करना है, भाग देने की जरूरत नहीं है, निकटतम वैल्यू लेके हम चल देते हैं, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है 0.004 ओम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो दोस्तों मैंने बताया कि मीटर रजिस्टेंस से, मीटर का रजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आता है, वो भी शंट रजिस्टेंस के फार्मूले पे। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पर न्यूमेरिकल ज़रूर एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए डीएमआरसी में भी आया था, तो आपको यूपीआरबीएनएल में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगर कोई उसका एग्ज़ाम दिया हो, क्या कहते हैं, डीएमआरसी मेंटेनर का, तो आपको भी वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन मिले थे, ठीक है। मेरे पास पेपर था मेंटेनर का, मैंने देखा था उसमें, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन मिले होंगे, ठीक है। तो ऐसा आप मत देखिएगा कि जेम पूछा जा रहा है, कहाँ पूछा जा रहा है, तो आपके मेंटेनर में भी इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 2-4 टफ क्वेश्चन एग्जामिनर रखता ही है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज नो एज, किरचॉफ के वोल्टता सिद्धांत को हम किस नियम से भी जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोथ या नन ऑफ दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा किरचॉफ का वोल्टता सिद्धांत कार्य करता है। तो काफ़ी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका, हेमंत वर्मा जी ने इसका करेक्ट आंसर दिया था, ठीक है। और लोगों ने भी करेक्ट आंसर दिया था। तो आप सभी लोग इसका आंसर दिया करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके बारे में लिखा करें, जो आप इसके बारे में लिखते हैं वो उस चीज़ को आप कभी भूलते नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको लिखने में। तो 5 मिनट के आप 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, जितना भी टाइम लगता है, जितने फास्ट टाइपिंग हो आपकी, उतना फास्ट आप करने का प्रयास करें, और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दिया करें, ठीक है। तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, एन अमीटर इज ए। अमीटर क्या होता है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है, या रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, या सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है, या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहा। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो जब पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।